हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफ़ेक्ट में हमने पढ़ा था प्लस आई इफ़ेक्ट, माइनस आई इफ़ेक्ट और उसका एप्लीकेशंस। जैसे कि उसमें हमने एसिडिटी और बेसिसिटी को डील किया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स कार्बोकैटायन और कार्बन एनाइन को डील किया था हमने। इसमें अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस मीन्स इट इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसे हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अगर हम लोग इसको समझना चाहते हैं तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओजोन है, O3 है। O3 का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इसको ये जो डबल एरो वाला सिंबल है उसे हम लोग रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं। इस रेजोनेंस के कारण इन दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और इन दोनों ऑक्सीजन के बीच का दोनों का बॉन्ड सेम होगा। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप शायद आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और रेजोनेंस होता है प्लस आर इफेक्ट होता है इसमें, और एक माइनस माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड अवे 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 फ्रॉम द substituted ग्रुप। और इसमें इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे कि फिनॉल हो गया हमारा। फिनॉल क्या, फिनॉल है, फिनॉल हो गया जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, क्या बोले हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से अवे जाता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या है? OH है। OH मतलब ये इसके द्वारा रिंग पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आर इफेक्ट। और इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ जा रहा है तो इसे हम लोग प्लस आर इफेक्ट बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि दूसरा, अगर रिंग से अवे जा रहा है, बाहर जा रहा है रिंग से इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे हम लोग माइनस आर इफेक्ट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, ये है बेंजल्डिहाइड। ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण ये जो ये है लोन पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटेगा यहाँ से और ये इधर रेजोनेट करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। मतलब रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसे हम लोग माइनस आर इफेक्ट बोलेंगे। अगर रिंग में जाएगा तो उसे प्लस आर इफेक्ट कहेंगे। कुछ कंडीशंस होते हैं रेजोनेंस को जानने के लिए। उन कंडीशंस को हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि उससे पहले हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, जो कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था, पर फिर भी अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि हमारा प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली प्लस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमारा यहाँ पे OH ग्रुप है, यानी ये इससे अपोजिट जाएगा, यानी ये इधर जाएगा ये, और इसका जो पाइलेक्ट्रॉन्स है जो है वो उसके सामने वाले कार्बन पे जाएगा। तो ये रहा हमारा अगला स्ट्रक्चर। हमारा क्या होगा? इसको हम लोग रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और इसका रेजोनेट अगला स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड।
अब यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में तो ये फर्दर आगे मूव करेगा, ये यहाँ आएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे OH प्लस और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो फिर ये रेजोनेंस करेगा, फिर इधर आएगा और ये इसका जो लोन पेयर है बगल वाले कार्बन पे जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगा अगला स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। ये फिर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन ये आएगा और ये इधर जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा ये होगा। बेसिकली ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स हुआ यहाँ पे और यहाँ पे फिनॉल होगा। अब हम लोग बात करेंगे -R इफेक्ट के बारे में। -R इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड। -R इफेक्ट, एक एग्जांपल लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। बेंजल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं। -R इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ये यहाँ पे ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, मतलब टूवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, मतलब ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। तो अगला हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड CO- और H। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और प्लस दोनों फिर कंजुगेशन में, तो फिर हमारा रेजोनेंस होगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CO-H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज कंजुगेशन में, तो फिर ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कमी होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी ये रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड CO- और यहाँ पे H। ये यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड फिर कंजुगेशन में है, मतलब यहाँ से ये इधर डालेगा और ये इधर डालेगा, तो ये हमारा पूरा CH4। यही हमारा ऑल अबाउट द -R इफेक्ट। दीज आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस अगर किसी भी कंपाउंड में हो रहा है तो इन चीज़ों ये कंडीशंस फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और कंपाउंड में कंजुगेशंस होना चाहिए। कंजुगेशन से मतलब ये है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कोई भी कंडीशंस होता है तो हम जानेंगे कि कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। इसके अलावा और दो प्रकार के कंपाउंड्स है, जैसे कि कीटीन का स्ट्रक्चर हमारा डबल बॉन्ड O। तो ये जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट लेगा और कुछ इस तरह से इसका रेजोनेंस होता है। तो ये हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ये भी आपका रेजोनेंस शो करता है। और एक तरह का कंपाउंड है एलीन टाइप कंपाउंड, वो भी रेजोनेंस शो करता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया, ये तो कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है क्योंकि हर जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर भी ये रेजोनेंस शो करता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही होती है कि ये जो डबल बॉन्ड है
वो सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण ये कुछ इस तरह का होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये कंजुगेटेड सिस्टम की तरह लग रहा है, जिससे ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस का एक छोटा सा टॉपिक है क्रॉस कंजुगेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेई मेंस में, बीएचयू में, जेएनयू में और झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स होते हैं, जेसी सीबी, सारे में क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इजी है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन को जानने के लिए हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव डबल बॉन्ड O OCH3, और सॉरी सिर्फ यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो ये इस टाइप से, कुछ इस तरह से इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं, CH3 और ये CH2। पर ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये भी कंजुगेशन में, तो ये भी रेजोनेंस कर सकता है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस OCH3। एक रेजोनेंस ये हो सकता है। ये दूसरा कंडीशन ये भी है कि लोन पेयर भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इधर से भी ये रेजोनेंस कर सकता है। यानी अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे तो कुछ इस तरह से होगा, CH2 माइनस O डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे प्लस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, मतलब रेजोनेंस तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय पे कम रेजोनेंस हो रहा है। यानी इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस का इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसके कारण से दोनों तरफ से 100% रेजोनेंस हो नहीं पा रही है। अगर मोटा मोटी अंदाज़ा लगाएं तो मान लीजिए कि इधर से 70% रेजोनेंस हो रहा होगा एट ए टाइम, और इधर भी 70% रेजोनेंस हो रहा होगा एक समय पे। अगर इधर से ये रेजोनेट करता है तो ये बनेगा, तो ये 70% डोनेट कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अगर ये इधर से करेगा तो 70% इधर भी डोनेशन होगा। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 100% हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 100% रेजोनेंस हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है तो इसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा 100% रेजोनेंस हो रहा है। 100% रेजोनेंस हो रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड ज़्यादा में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 70% रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इसके मुकाबले यहाँ का बॉन्ड लेंथ कम डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को सवाल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ पे 1 2 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन 1 कार्बन 2 और कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच का बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो अभी हमने बताया कि 100% रेजोनेंस होगा, तो इसका क्या होगा, बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ज़्यादा कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा कन्वर्ट होगा तो वो छोटा होगा। तो इसके संदर्भ में देखें तो हमारा इस कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा कार्बन कार्बन। दूसरा सवाल इसमें ये आता है कि मान लीजिए कि ये आपका कंपाउंड ए है और ये आपका बी है, तो ए और बी में CO बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, मतलब CO बॉन्ड लेंथ जिसका उसी का ज़्यादा होगा जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा होगा। मतलब रेजोनेंस किस में ज़्यादा हो रहा है, इसमें हो रहा है, इधर से भी 70% हो रहा है, इधर से भी 70% हो रहा है, मतलब ओवरऑल रेजोनेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे 140% हो रहा है, और यहाँ पे हमारा सिर्फ 100% हो रहा है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं
कि अगर यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा होगा, और अगर ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ रहा होगा। यानी हम लोग क्या कहेंगे, ए का बॉन्ड लेंथ बी से ज़्यादा है। और यहाँ पर और एक चीज़ का डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कहेंगे सर आपने तो ये बता दिया पर क्वेश्चन में कुछ और पूछ दिया, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ क्या क्या पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है, बॉन्ड एनर्जी पूछा जा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जा सकता है, और बॉन्ड लेंथ का तो बॉन्ड लेंथ भी पूछा जा सकता है। मतलब 1 2 3 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। देख रहे हैं कितनी अच्छी बात है। अगर 4 प्रकार का क्वेश्चन, तो अगर मान लीजिए कि हमने तो अभी बॉन्ड लेंथ का डिस्कस कर लिया है, जैसे कि ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा बचा कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ से आपको नहीं लग रहा है कि दोनों सेम है? मतलब अगर बॉन्ड एनर्जी क्या है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा इट मीन्स बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। यानी ये दोनों सेम चीज़। अगर पूछा जाए कि बॉन्ड एनर्जी, अगर आपको पूछा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पता होगा तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। और बॉन्ड लेंथ तो हमने डिस्कस किया। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 था, अब क्या हो रहा है 1 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो हम लोग सिमिलरली एक ऑर्डर देख सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ से ही कंपेयर कर देते हैं सारी चीज़ों को। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारा, इसे मिटा देते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 बाय बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ किया मतलब बॉन्ड वीक होगा और उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ किया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है मतलब वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। जैसे कि हमने ऊपर पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफ़ी इजी है, और आप इजीली इससे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग जानने के लिए हमें 4 पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कंपाउंड इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज कंपाउंड। मतलब न्यूट्रल कंपाउंड जो है चार्ज कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, ये सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम है। अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, सेम मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही हम लोग कंपेयर करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसमें चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी ये अनस्टेबल होता है। ये तो न्यूट्रल रहा नहीं क्योंकि इसमें चार्ज डेवलप हो चुका है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। दूसरा पॉइंट है कि कंप्लीट ऑक्टेट इज़ मोर स्टेबल। जी, हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, जिसके कारण वो उससे स्टेबिलिटी गेन करता है। तो अगर किसी भी कंपाउंड के आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ जितने भी कार्बन हैं उनके
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो उसके बाद अगला क्राइटेरिया हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया चेक करेंगे लेस द फॉर्मल चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मतलब अगर फॉर्मल चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और अगर फॉर्मल चार्ज जैसे नेगेटिव चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है तो वो मोर स्टेबल होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज किसी भी अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे है तो वो मोर स्टेबल होगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखते हैं। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिया हुआ है, इन सब में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है उसका ऑर्डर हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे कि हो गया कि जैसे कि हम लोग पहले क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी के लिए पहले देखेंगे कि वो कंपाउंड न्यूट्रल है कि नहीं। अगर न्यूट्रल होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर तीनों अगर देखते हैं तो तीनों में से कोई न्यूट्रल है नहीं, तो इससे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है। तो हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, ऑक्टेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सारे का ऑक्टेट इन दोनों में कंप्लीट है, पर यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इससे हम लोग क्या जाने हैं कि ए का स्टेबिलिटी जो है सबसे कम होगा। अब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड भी इन दोनों में सेम है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो हम लोग आगे जाएंगे फॉर्मल चार्ज पे। तो फॉर्मल चार्ज ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों डी स्टेबल है। पर हम लोग को डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन पे से ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा डी स्टेबल होगा। यानी सब उसके बाद किसका स्टेबिलिटी होगा, बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी, उसके बाद ए। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। सिमिलरली वैसे ही हम लोग इसकी भी स्टेबिलिटी को पता करेंगे। पहले देखना है कि न्यूट्रल है कि नहीं। इन सारे कंपाउंड्स में देखिए चार्ज है, न्यूट्रल तो है नहीं। अब देखेंगे कि इनमें से किस किस का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो सारे कंपाउंड्स में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब ये इन दोनों में से तो स्टेबल, ये दोनों में से तो कोई है नहीं सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो अगर इन दोनों में से देखते हैं, अब ऑक्टेट का काम हो चुका है, अब कोवलेंसी पे देखते हैं। कोवलेंसी अगर देखेंगे तो इनमें 6 कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंस बॉन्ड से भी हम लोग पता नहीं कर पाएंगे तो इन दोनों में से किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो हम लोग फॉर्मल चार्ज में बढ़ते हैं, और फॉर्मल चार्ज का तो सिंपल सा फंडा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी यहाँ पे ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद हमारा सी होगा, और इन दोनों में से हमारा उसके बाद बी होगा, उसके बाद डी होगा। यही है हमारा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा लिस्ट स्टेबल कौन सा है। तो हम लोग केयरफुली अगर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इन चारों स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं अच्छे से, तो सब में तो चार्ज है, तो इससे भी हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन आप गौर से अगर देखिएगा तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगातार हैं, मतलब इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर सेम चार्ज अगर सामने होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। और हमें इस क्वेश्चन में बताना ही था कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा है, तो ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अनस्टेबल है। अब हम इस वीडियो का आखिरी एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद
हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आखिरी एग्जांपल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले हमने क्या कहा था कि स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम लोग 4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहला कंपाउंड न्यूट्रल है कि नहीं, दूसरा है हमारा ऑक्टेट रूल, तीसरा है हमारा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, चौथा है फॉर्मल चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज तो सभी में है, कोई न्यूट्रल है नहीं, ठीक है। तो चार्ज से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है। दूसरा है हमारा ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे तो अगर देखें तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये हाईली स्टेबल, ये बेसिकली ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो ये तो पहले ही हमें दिख रहा है कि डी स्टेबल है। तो अगर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिस्टम डी स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन इसके पास टेंडेंसी है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे बाय द रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस करता है तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब इन तीनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, और एकमात्र यही है जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो सबसे ज़्यादा डी स्टेबल हमारा बी होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।